माया गुस्से में रसोई में बड़बड़ाती हुई चिली पटेटो बना रही होती है और चिली पटेटो बनाते हुए वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने कौन से चाइनीज का बुरा कर दिया था जो मेरे पल्ले चाइनीज खाने वाली सास दे दी। हर दिन एक नई फरमाइश करती है, कभी चाइनीज नूडल, कभी सिंगापुरी चाउमीन, कभी चिली पटेटो, कभी कुछ तो कभी कुछ। हद ही कर दी। पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। माया इतना बोल ही रही होती है तभी बाहर बैठी उसकी सास शांता उसे जोर से आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू, कहाँ रह गई तू? अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरा चिली पटेटो बना कि नहीं? अरे बनाया नहीं? जी माँ जी, बन गया, बस लेकर आ रही हूँ, बस थोड़ा रुक जाओ। अरे जल्दी ले आ बहू, मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। बस माँ जी आ गई, 1 मिनट तो रुक जाओ। माया जल्दी जल्दी चिली पटेटो बनाकर शांता के पास ले जाती है और उसे खाने को देती है। तभी शांता उसे कहती है, अरे बहू सुन, जरा मेरे फोन में वो चाइनीज लड़के वाला वीडियो लगा दे। एक साथ इतना सारा खाना खा जाती है जो। माँ जी वो फूड चैलेंज वाला वीडियो? हाँ हाँ, वही वाला लगा दे बहू। खाना खाते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, बस नहीं चलता आपका। आप तो फोन में घुसकर उसका चाइनीज खाना भी खा जाओ सारा। अरे बहू सोच क्या रही है, लगाना। जी माँ जी लगा रही हूँ। शांता के कहने पर माया उसके फोन में चाइनीज फूड चैलेंजिंग वीडियो लगा देती है, जिसके बाद माया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और शांता आराम से अपने चिली पटेटो के मजे लेती है। शांता के बेटे राहुल ने जब से अपनी माँ को स्मार्टफोन लेकर दिया था तब से शांता यूट्यूब पर फूड चैलेंजिंग वीडियोस देखती रहती थी, जिसमें वो ज्यादातर चाइनीज खाने के वीडियोस देखा करती थी और राहुल से वही खाना मंगवा कर खाया करती थी, जिस वजह से शांता को चाइनीज खाने की लत लग गई थी। ऐसे ही एक दिन शांता माया को आवाज देती है और कहती है, बहू, अरे ओ मेरी प्यारी बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी कहिए, क्या हुआ है? बहू, कल मैं बाजार गई थी ना, तो मैंने वहाँ से आते हुए देखा कि बाजार में एक नई चाइनीज फूड की दुकान खुली है। हाँ तो फिर माँ जी? अरे बहू तो क्या, फटाफट से रेडी हो जा और चल हम उस दुकान में चलते हैं। पर माँ जी आपको पता है ना, मुझे चाइनीज खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है। अरे बहू, नहीं खाना तो मत खाना, कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरे साथ तो चल दे। मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। खाइए, मरूं मैं इनके पीछे, करूँ तो क्या करूँ। ठीक है माँ जी, थोड़ा वेट करो, आती हूँ रेडी होकर, फिर चलते हैं। इतना कहकर माया अपने कमरे में जाती है और जल्दी से तैयार होकर शांता के पास वापस आती है, जिसके बाद दोनों सास बहू नई चाइनीज फूड की दुकान पर जाते हैं। वहां पहुंचकर शांता के पास वेटर मेन्यू लेकर आता है और कहता है, तो मैडम क्या लेकर आऊँ आपके लिए? मेरे लिए आप बस कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बाकी आप इनसे पूछ लो। चिली पटेटो, चिली पनीर, चिली चिकन, हक्का नूडल्स, सिंगापुरी नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज स्ट्रीम और फ्राई, कुरकुरे मोमोज और हाँ लेमन सोडा। ठीक है मैडम, अभी लेकर आता हूँ। सुनो, खाने के लिए ना फोक मत लाना, चॉपस्टिक ले आना। फुल चाइनीज फील आना चाहिए। एज यू वांट मैडम, मैं ले आऊँगा। इतना कहकर वेटर वहां से चला जाता है। तभी माया शांता से कहती है, माँ जी ये क्या किया आपने? क्या हुआ बहू? माँ जी आपने इतना सारा चाइनीज खाना किसके लिए मंगवाया है? आपको पता है ना मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे बहू, मुझे सब याद है और ये सब मैंने अपने लिए ही मंगवाया है, तेरे लिए नहीं। सच में? माँ जी आप इस उम्र में इतना खा लेंगी? पच जाएगा आपको क्या ये इतना खाना? अरे हाँ बिल्कुल, तू बस देखती जा। तुझे नहीं पता तेरी सास कितनी बड़ी चाइनीज फूड लवर है। बस आने दे ऑर्डर। शांता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वेटर उसका ऑर्डर लेकर आ जाता है। टेबल खाने से अच्छी तरह भरा हुआ था और एक के बाद एक डिश खाकर शांता कुछ ही देर में सारा टेबल खाली कर देती है और माया भौचक्की की तरह उसे देखती ही रह जाती है और कहती है, माँ जी आप इतना सब खा गयी, आप चल पाएंगी? उनको फोन करूँ? आ जाएंगे स्कूटी लेकर, आपको घर तक छोड़ देंगे। अरे बहू कैसी बात कर रही है, ये तो बहुत थोड़ा सा खाना था। बहू ऐसे तो मैं 2 बार और खा लूं, पता नहीं क्यों चाइनीज खाना देखकर मेरा मन, पेट, दिल, जुबान भरता ही नहीं है। दिल करता है बस और। सही है माँ जी,
यहाँ एक रोटी ज्यादा खा लो तो पचाने में आफत देती है, और आप इतना सब खाकर भी खाने की बातें कर रही हैं। चलो घर चलें। इतना कहकर शांता और माया दुकान से वापस आ जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है और हर गुजरते दिन के साथ साथ शांता के चाइनीज लव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन माया की पड़ोसन कविता उससे मिलने के लिए आती है और कहती है, और माया कैसी हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बढ़िया हूँ। अरे मुझे थोड़े बीन्स चाहिए थे, तेरे घर पे है तो दे दे। हाँ हाँ है, पर बीन्स का तुझे क्या काम? तेरे घर पर तो बीन्स कोई खाता ही नहीं है। अरे हाँ यार, खाता तो कोई नहीं है, पर वो क्या है ना, अपने शहर में प्रतियोगिता होने वाली है चाइनीज खाने और बनाने की, तो मैं उसी में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं पता तो फोन में देख लेना, पता चल जाएगा। अभी तू मुझे बीन्स दे ताकि मैं जाऊँ। कविता की बात सुनकर माया उसे बीन्स दे देती है, जिसके बाद कविता वहाँ से चली जाती है और माया फोन में उनके शहर में होने वाली चाइनीज खाना खाने की और बनाने की प्रतियोगिता के बारे में सर्च करती है। जिसके बाद वो शांता के पास जाती है और उसे इस प्रतियोगिता के बारे में बताती है, जिस पर शांता कहती है, अरे बहू, क्या सोच रही है? चल हम दोनों अपना नाम लिखवा कर आते हैं। बहू, मेरे स्वाद के चलते तू रोज ही कुछ न कुछ चाइनीज खाना तो बनाती ही है, जिस वजह से तुझे सब कुछ बढ़िया तरीके से बनाना आ गया है। और सच कहूँ, स्वाद तो बहुत है तेरे हाथों में, और मेरे खाने के बारे में तो तू जानती ही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। इनाम में पूरे 1 लाख मिल रहे हैं। हम सास बहू मिलकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जीत कर ही वापस आएंगे। हाँ बहू, जा देरी मत कर, फटाफट से जाकर हम दोनों का नाम दर्ज करवा दे। कहीं ऐसा ना हो बाद में जगह ना मिले। नहीं माँ जी, अभी जा रही हूँ मैं। इतना कहकर माया जल्दी से प्रतियोगिता की जगह पर जाती है, फिर अपना और शांता का नाम उसमें लिखवा देती है। 1 हफ्ते बाद की प्रतियोगिता के लिए शांता और माया जमकर मेहनत करती हैं और आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। माया चाइनीज खाना बनाने और शांता चाइनीज खाना खाने की श्रेणी में चली जाती हैं और आखिरकार दोनों सास बहू को इस प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया जाता है और दोनों 1-1 लाख का इनाम जीतकर घर वापस आ जाती हैं। तभी माया कहती है, आखिर मेरी चाइनीज खाने वाली सास की वजह से मुझे इतना बड़ा इनाम मिला है। थैंक यू माँ जी। अगर आपके लिए चाइनीज खाना बना कर मैं उसे बनाने में इतना परफेक्ट न हुई होती तो शायद आज मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाती। अरे ना बहू, ऐसा नहीं है। तुझे पता है, चाइनीज चाहे मैं कितना भी खा लूं, पर जब तक तेरे हाथ का बना हुआ सादा बढ़िया खाना ना खा लूं, तब तक पेट नहीं भरता है। और फिर सेहत का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए शौक अपनी जगह ठीक है और सेहत हरी भरी रहनी चाहिए। इतना कहकर दोनों सास बहू एक दूजे को गले लगा लेती हैं और अपने स्वाद की गाड़ी पर सवार होकर यूं ही लाइफ में आगे बढ़ती जाती हैं। कोमल अपनी माँ रेखा और भाभी सुमन के साथ रहा करती थी। कोमल को चीज खाना बहुत पसंद था। वो हर चीज में चीज डालकर खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल पिज्जा हाउस जाती है और एक्स्ट्रा चीज पिज्जा का ऑर्डर देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। पिज्जा आने का इंतजार करने लगती है। इतने में उसकी कॉलेज की दोस्त रिया आ जाती है और बोलती है, कोमल तू यहाँ? तू कब से पिज्जा हाउस आने लग गई है? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आ गई अब बातें करते करते यही बैठ जाएगी और मेरा सारा पिज्जा खा जाएगी। पैसे देने की बारी आएगी तो किसी काम का बहाना बनाकर भाग जाएगी। कुछ तो बोल, क्या सोचने लग गई? पिज्जा हाउस में बर्गर खाने तो नहीं आऊंगी ना, पिज्जा खाने ही आऊंगी। और रही बात पैसे की, तेरी तरह नहीं हूँ जो बिल के टाइम पर भाग जाऊँ। ऐसे क्यों बोल रही है? चल आज मेरी तरफ से तुझे पिज्जा खिला देती हूँ। बता कौन सा पिज्जा खाएगी? रहने दे, पहले खिला देगी फिर बिल भी मुझसे ही देने को बोलेगी। बैठकर मेरे साथ पिज्जा खा ले, एक्स्ट्रा चीज पिज्जा ऑर्डर किया है। चल तो इतना बोल ही रही है तो मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन पैसे मैं दूंगी, ठीक है? कोमल के कहने पर रिया बैठ जाती है और कुछ देर बाद कोमल का पिज्जा आता है और दोनों बैठकर साथ खाते हैं। और अचानक से रिया के फोन पर कॉल आता है और वो बोलती है, कोमल मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया है, अब चलती हूँ, तू बिल दे दियो। ये तो मुझे पहले ही पता था कि खाने के बाद तेरा एक अर्जेंट कॉल आना ही है। चल कोई बात नहीं, तेरा हमेशा का है। रिया इतना बोलकर पिज्जा हाउस से निकल जाती है
और कोमल बैठकर पिज्जा खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और कोमल को चीज पिज्जा खाने की आदत हो जाती है। वो किसी न किसी तरह से पिज्जा खाती ही थी। ऐसे ही एक दिन कोमल को चीज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी माँ रेखा के पास जाती है। माँ, मुझे 400 रुपए दे दो, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? मुझे सब पता है। तेरा एक ही काम है, मेरे से पैसे लेना और एक्स्ट्रा चीज पिज्जा खाना। माँ, कॉलेज के काम के लिए चाहिए ना, पिज्जा खाने के लिए नहीं। पिज्जा तो मैं ऐसे भी खा लूंगी। तेरी माँ हूँ मैं, मुझे मत सिखा तू, समझी? और पिज्जा खाने के लिए तेरा ससुर बैठा है क्या, जो ऐसे ही खा लेगी? आप इतने सवाल जवाब मत करो। अगर आपको पैसे नहीं देना तो मना कर दो, मैं चली जाऊंगी। अरे वाह, तू तो समझदार हो गई है। समझ गई है ना मैं पैसे नहीं देना चाहती हूँ, तो यहाँ क्यों बैठी है? निकल मेरे कमरे से। कोमल गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और अपनी भाभी से पैसे मांगती है, लेकिन सुमन भी उसको पैसे देने से मना कर देती है और कोमल गुस्से में अपनी कमरे में चली जाती है और खुद से कहने लगती है, ये लोग तो मुझे पैसे देने नहीं वाले, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तो पिज्जा खा ही नहीं पाऊंगी और मेरे पास तो सेविंग भी नहीं बचती है। कोमल रात होने का इंतजार करती है और सबके सोते ही कोमल रेखा के कमरे में जाती है और उसके पर्स से 500 का नोट निकालकर अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह सुमन कोमल को नाश्ता देती है। कोमल खुशी खुशी नाश्ता करती है। उसके चेहरे पर खुशी देखकर सुमन बोलती है, क्या बात है ननद जी, आज बड़ी खुश लग रही हो। लगता है आज कहीं चीज पिज्जा की पार्टी होने वाली है। क्या भाभी, आप भी कुछ भी बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि चीज पिज्जा की वजह से खुश हो सकती हूँ, कोई भी वजह हो सकती है मेरे खुश होने की। नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी चीज पिज्जा की ना हो। माँ जी ने पैसे दिए हैं क्या? नहीं भाभी, और अब मैं चलती हूँ, आप मुझे बातों में लगा रही हो। कोमल जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कोमल के जाने के कुछ देर बाद रेखा परेशान होकर बाहर आकर बैठ जाती है। रेखा को परेशान देखकर सुमन पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई बात हो गई क्या? देखना बहू, कल ही मैंने अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर रखे थे और आज सुबह देख रही हूँ तो वो पैसे पर्स में है ही नहीं। हो सकता है आपने पैसे कहीं और रख दिए होंगे, इसलिए पर्स में नहीं मिले। चलो एक बार पूरे कमरे में अच्छे से देख लेते हैं। सुमन के कहने पर दोनों कमरे में जाते हैं और पैसे ढूंढते हैं, लेकिन उनको पूरे कमरे में कहीं पैसे नहीं मिलते। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। शाम होती है, कोमल घर आ जाती है और दोनों उससे भी पूछते हैं, लेकिन कोमल तो झूठ बोल देती है और कमरे में चली जाती है। दिन निकलते जाते हैं और एक दिन फिर से कोमल का मन चीज पिज्जा खाने का करता है और वो पास के चिंटू पिज्जा वाले के पास जाती है और उससे बोलने लगती है, भैया एक एक्स्ट्रा चीज पिज्जा दे दो, पैसे मैं आपको कल दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, उधार का काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। पिज्जा खाना है तो पैसे लेके आओ। अरे भैया, मैं पास में ही रहती हूँ, आप रेखा जी को जानते हो ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, वो आपको दे देंगी। अगर वो नहीं देगी तो मैं खुद दे दूंगी। क्या सबूत है कि तुम रेखा आंटी की बेटी हो? कल को मेरा पिज्जा पचा गई तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुमको? आपके कुछ पैसों के पिज्जा से मेरा क्या होगा? अगर मुझे लेकर ही भागना होता तो ज्यादा लेकर जाऊंगी ना। हाँ हाँ ठीक है, पर पैसा थोड़ा जल्दी दे देना। चिंटू जल्दी से जाकर कोमल के लिए एक्स्ट्रा चीज पिज्जा लेकर आता है और उसको लेकर अब कोमल घर आती है और पिज्जा को खाते हुए खुद से बोलती है, अरे वाह, माँ ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन माँ के नाम पर पिज्जा जरूर मिल गया। अब मैं माँ के नाम पर उधार पिज्जा ले आऊंगी और रक्षाबंधन पर जो पैसे होंगे वो चिंटू पिज्जा वाले को दे दूंगी। कोमल पिज्जा खाकर बहुत खुश थी। एक तरफ वो हमेशा पिज्जा खाती और दूसरी ओर उसका वजन बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही जब कोमल को पिज्जा खाने का मन करता, वो चिंटू की दुकान पर जाती और उधार पिज्जा लाकर खाती। ऐसे ही एक दिन फिर से कोमल उसी दुकान पर जाती है और पिज्जा लेकर घर आ रही होती है। तभी अचानक से कोमल को सुमन देख लेती है और खुद से बोलती है, कोमल यहाँ क्या कर रही है और इसके हाथ में पिज्जा कैसे है? इसके पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है, तो ये पिज्जा कैसे खा रही है? आज तो पता करके ही रहूंगी ये पैसे कहाँ से लेकर आती है। कोमल के जाते ही सुमन दुकान वाले के पास जाती है और उससे सब पता करके दुकान वाले को
घर आकर पैसे मांगने को कहती है और घर आ जाती है। कुछ देर बाद चिंटू घर आता है और कोमल को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं और रेखा बोलती है, क्या हो गया, मुंह क्यों फाड़ रहा है, क्या लेना है तुझे? लेना तो मुझे है, वो भी पैसे, वो भी आपकी बेटी से, जो उसने पिछले 2 महीने से मुझे नहीं दिए। अबे यार, ये तो घर आ गया। अगर माँ को पता चल गया कि मैं उनके नाम पर पिज्जा लेकर आती हूँ तो आज वो मुझे ही पिज्जा बना देगी, वो भी डबल एक्स्ट्रा चीज के साथ। आज तो मैं गई। कौन से पैसे लिए हैं उसने तुझसे जो तू मांगने आया है? पैसा नहीं बल्कि उधार का पिज्जा खाया, जिसका बिल बहुत हो गया है। आज तो कुछ भी हो जाए, मुझे आज पैसा चाहिए। माँ, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पिज्जा नहीं खाया है। आप मुझे खुद देखो कैसे मोटी होती जा रही हूँ। मैं चीज पिज्जा खाऊंगी। अरे आप लोग अपनी बहस बाद में कर लेना मैडम, मेरे पैसे तो दे दो मुझे अपनी दुकान पर भी जाना है। मैं पूरा दिन निकाल नहीं सकता यहाँ पे। भैया, कैसी बातें कर रहे हो? कौन से पैसे? जब मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो कौन से पैसे दूं आपको? बस करो कोमल, कितना झूठ बोलोगी? तुम रोज रोज पिज्जा लाकर खा रही हो, वो भी इस भैया की दुकान से। मैंने खुद तुम्हें पिज्जा लेते हुए देखा है। तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होते तो पिज्जा कहाँ से लाती हो? हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके नाम पर उधार पिज्जा खाया है और उस दिन आपके पैसे मैंने ही चुराए थे। मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी। इतना झूठ बस एक पिज्जा के लिए? ऐसा कैसे कर सकती है तू? अगर हम तुझे पैसे नहीं देंगे तो तू पैसे चुरा कर खाएगी। रेखा चिंटू को पैसे दे देती है और कोमल से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। इस वजह से कोमल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और उसके बाद वो ना ही किसी से झूठ बोलती, ना ही चोरी करती और ना ही बहुत ज्यादा पिज्जा खाती। राजा एक गरीब आदमी था जो अपनी माँ संगीता और अपनी पत्नी गीता के साथ संगमपुर गांव का रहने वाला था और अपने गांव के जमींदार धर्मेश के खेतों में मजदूरी करता था। उससे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपने घर का गुजारा करता। एक रोज राजा खेतों में काम कर रहा था, तभी धर्मेश एक नई बुलेट लेकर वहाँ आता है, जिसे देखते ही राजा उसे ताकता रह जाता है। तभी धर्मेश उससे कहता है, क्या बात है राजा, तुम मेरी बुलेट को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? मालिक, आपकी बुलेट बाइक बहुत अच्छी है, देखकर नजर ही नहीं हट रही है। अभी आज ही तो लाए हैं, हम भी किसी काम से निकले थे, तभी हमारी भी नजर इस बुलेट पर पड़ी और पहली नजर में पसंद आ गई और खरीद ली। बहुत महंगी है। महंगी तो होगी ही मालिक, बुलेट जो है, आपको पता है मुझे भी बुलेट का बहुत शौक है। और देखना आप, एक दिन मेरे कच्चे घर के सामने भी एक बुलेट खड़ी होगी, यही सपना है मेरा। राजा, सपने औकात अनुसार ही देखने चाहिए। मेरा नौकर होकर तुम मेरी बराबरी करने की सोच रहे हो? नहीं मालिक, बात यहाँ बराबरी की नहीं पसंद की है, और मैंने आपको अपनी पसंद बताई है, ना ही आपकी बराबरी करी। और अपने घर के आगे बुलेट खड़ी करने का मेरा सपना है। सपना औकात से बाहर नहीं देखना चाहिए। रहते कच्चे घर में हो और सपने महलों वाले हैं। इतने बड़े सपने ना देखो जिसके टूटने से खुद टूट जाओ। और आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले ये देख लिया करो कि किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। राजा नाम रखने से कोई सच का राजा नहीं हो जाता जो तुम बुलेट के सपने देख रहे हो। मैंने तो वही बोला मालिक जो मेरे दिल में था। वो तो वक्त बताएगा कि किसकी बात सच होगी, तुम्हारी या मेरी। धर्मेश इतना कहकर अपनी बुलेट लेकर वहाँ से चला जाता है और राजा अपने खेतों में काम करने लगता है। कुछ समय बाद शाम को राजा खेतों से अपने घर लौटता है और अपनी माँ संगीता और पत्नी गीता को आपस में बातें करते हुए देखकर कहता है, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक बहू, तू अभी खाना लेने नहीं जाएगी। बहू खाना लेने तब जाएगी जब मैं कहूँगी। पहले तू बता, तू खेतों में काम करने जाता है या गांव के जमींदार और मालिकों से बहस करने? अच्छा, आपको पता चल गया। मैं जब से आया था तब से मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि अब तक आपने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि मालिकों के मुंह मत लगा कर। कहीं गुस्से में उन्होंने तुझे काम से निकाल दिया तो हम गरीबों का घर कैसे चलेगा? लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। माँ, हम गरीब बनकर पैदा हुए हैं तो क्या हमें सबकी तरह सपने देखने का हक नहीं है? अगर किसी भी बड़ी चीज का सपना अमीर लोग देखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वहीं कोई गरीब किसी बड़ी चीज का सपना देख ले तो क्या वो गलत करता है? लेकिन माँ जी भी तो सही ही कह रही है ना। जरा आप ही सोचिए, अगर वो हमें काम नहीं देंगे तो हमारा घर चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है कि खेती बाड़ी कर ले।
मुझे आप लोगों की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे मालिक से कुछ कहने का अफसोस है। मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा और अपने घर बुलेट ला कर दिखाऊंगा, और अब खाने की भी जरूरत नहीं है, भर गया मेरा पेट। राजा गुस्से में इतना कहकर वहाँ से जाकर चारपाई पर चादर ओढ़कर सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ राजा की अपने घर में बुलेट लाने की चाहत बढ़ती जाती है, जिसके चलते वो खेतों में काम करने के साथ साथ शादियों में जनरेटर लाने ले जाने का काम भी करना शुरू करता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज राजा एक शादी में जनरेटर लेकर पहुंचता है, जहां उसके गांव के जमींदार धर्मेश की नजर उस पर जाती है और वो हंसते हुए उसके पास आकर कहता है, लो भाई, अब बस यही काम करना बाकी रह गया था। तुम गरीब लोग सही हो, पैसों के लिए कोई भी काम कर लेते हो। कहीं तुम इतनी मेहनत अपने घर बुलेट लाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? जी मालिक, अब अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी तो उतनी ही होगी। देख भाई, तू बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तुम क्या सोचते हो, ये सब काम करके तुम बुलेट खरीद सकते हो? उसका दाम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इससे अच्छा है जो काम कर रहे हो वही करो और आराम से अपने घर की दाल रोटी चलाओ। इससे ज्यादा तुम लोगों की औकात नहीं है। मालिक, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और मुझे मेरे सपने का अच्छी तरह से अंदाजा है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर ये बात है और तुम्हें अपनी मेहनत पर इतना भरोसा है तो ये मेहनत तुम्हें अपने खेतों में काम करने में दिखानी होगी। अब तुम चाहे इसे मेरी शर्त समझ लो या अपना सपना पूरा करने का एक मौका। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? मेरे कहने का मतलब है, मेरे खेतों का जो काम 10 मजदूर लगकर करते हैं वो तुम्हें काम अकेले ही करना होगा। और अगर तुम खेतों का सारा अकेले काम करने में सफल हो गए और खेतों की फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के बदले में पैसों की जगह अपनी बुलेट दे दूंगा। और इसका वादा मैं सबके सामने करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद मालिक। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, पहले ये काम करके दिखाओ। मैं भी तो देखूं जरा कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दूंगा। धर्मेश और राजा के बीच हुई शर्त की बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक तरफ जहां धर्मेश अपने सभी मजदूरों को छुट्टी दे देता है, वहीं दूसरी तरफ राजा खेतों का सारा काम अकेले ही करना शुरू करता है। अपनी शर्त पूरी करने के लिए वो दिन रात एक करता है और अच्छी फसल होने की दुआ करता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है और चारों तरफ लहराती हुई फसलें नजर आती है, जिसे देखकर गांव वालों के साथ साथ धर्मेश की भी आंखें खुल जाती है। जिसके बाद वो राजा से कहता है, सच में आज तुमने साबित कर दिया राजा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुमने आज वो चीज पा ली जिसका सपना कोई गरीब जल्दी सपने में भी नहीं देखता। मैं ये शर्त वैसे तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए रखी थी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से मेरी सोच ही बदल दी। मालिक, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है, क्योंकि आपने मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका दिया। तो अगर आज मेरा सपना पूरा हुआ तो सिर्फ आपकी वजह से। धर्मेश और राजा की सारी बातें गांव वालों के साथ साथ उसकी माँ संगीता भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे राजा के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटा, आखिर में तूने आज अपना सपना पूरा कर ही लिया। आज तूने साबित कर दिया कि गरीब को भी बड़े सपने देखने का हक है, बस उसके अंदर उसे पूरा करने की सच्ची लगन होनी चाहिए। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही कहा था ना कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमें अपनी मेहनत को दुगना कर देना चाहिए। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि मैंने अपना सपना अपनी मेहनत से पूरा किया है, वो भी बिना किसी की मदद के। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम 10 लोगों का काम अकेले कर पाओगे। मेरे मन में गरीबों को लेकर जो गलत भावना थी, आज तुमने उसे बदल दिया। धर्मेश इतना कहकर सभी गांव वालों के सामने खुशी खुशी अपनी बुलेट की चाबी राजा के हाथ में देता है, क्योंकि धर्मेश ने राजा को बुलेट देने का वादा जो किया था। और बुलेट की चाबी पाकर राजा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी उसे हासिल कर ही लिया था। और उसके बाद राजा हाथ जोड़कर अपने मालिक धर्मेश का धन्यवाद करता है और धर्मेश वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राजा सबसे पहले मंदिर जाकर अपनी बुलेट की पूजा करवाता है और पूजा करवाने के बाद पूरे गांव में मिठाई बांटता है और उसके बाद अपने घर के बाहर बुलेट लाकर खड़ा कर देता है और उसके कुछ समय बाद बुलेट चलाकर अपने घर लाकर खड़ी कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं,
बस आपको उसके लिए लगन और मेहनत से कोशिश करने की जरूरत है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।